नमस्कार। आज का हमारा मुख्य विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विषय में चर्चा करना। वास्तव में जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्षों बाद ये महसूस किया जाने लगा कि हमें अर्थव्यवस्था को ओपन करना होगा। हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किए हुए थे। मींस हम लोग अदर इक्विटी को, एफडीआई को या अदर निवेश को जो दूसरे कंट्री से होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस संदर्भ में हमारे देश में काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हुई। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने अदर प्रॉब्लम्स को जनरेट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आर्थिक रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के नाम से जान सकते हैं। आज के हम इस टॉपिक के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और वो कौन से कारण थे जो वास्तव में इस प्रकार की नीति को स्वीकार करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बाध्य किए। तो आइए हम क्रम से देखते हैं उन परिस्थितियों को और उन परिणाम को भी जो वास्तव में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ते हैं। उदारीकरण जिसे हम लिबरलाइजेशन, निजीकरण जिसे हम प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन की संज्ञा देते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम ये कह सकते हैं एलपीजी। एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। इस प्रकार हमने एलपीजी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। तो ये अर्थव्यवस्था में वास्तव में 3 विभिन्न सेक्टरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्थिक सुधार किए गए। अब हम यदि बात करते हैं तो प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। अब हमारे पास 2 प्रकार की रणनीतियां थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की। एक थी समाजवादी और दूसरी थी पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत हम समाज के कल्याण को प्रारंभ में रखते हैं तथा लाभ को दूसरी जगह पर रखा जाता है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में ये होता है कि वहां पर लाभ को पहली स्थिति में रखा जाता है और अन्य चीजों को सेकेंडरी स्थान दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि भारत का जो भी इकोनॉमिक मॉडल बनेगा वो समाजवादी आर्थिक, यानी हमारे पास सोशलिज्म को हम एक्सेप्ट करेंगे और सोशल कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया। अर्थात हमें समाज को ज्यादा बढ़ोतरी करनी है, अर्थात समाज का वेलफेयर ज्यादा करना है। 1980 के दशक में जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हुए तो इनके सामने वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया इकोनॉमिक रिफॉर्म का, क्योंकि हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो चुका था और इतना अधिक कम हो चुका था कि हमारे पास 2 हफ्तों के आयात के भुगतान के लिए भी ये पर्याप्त नहीं था। परिणाम स्वरूप राजीव गांधी जी और इसके जस्ट पूर्व हमारे पास पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने के नेतृत्व में देश काफी तेजी से विकास कर चुका था। राजीव गांधी जी ने सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म से पूर्व वास्तव में कंप्यूटर को वास्तव में अर्थव्यवस्था में लॉन्च किया, अर्थात कंप्यूटर के प्रयोग को इन्होंने बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसका वास्तव में अर्थव्यवस्था में कई अर्थशास्त्रियों ने काफी विरोध भी किया कि इससे मशीनीकरण प्रारंभ हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी। लेकिन आज कंप्यूटरीकृत के कारण ही, वास्तव में राजीव गांधी की दूरदर्शी नीतियों के कारण ही आज हम ऑनलाइन या स्मार्ट क्लासेस के रूप में सफलतापूर्वक क्लासेस संपन्न करते हैं और नॉलेज हब बनता जा रहा है। राजीव गांधी जी के सामने एक दूसरी समस्या थी, लगातार हमारे पास विदेशी मुद्रा कोष कम होता जाना
और इसी समय हमारे पास देश के खाड़ी युद्ध और तात्कालिक सोवियत संघ के पतन के बाद हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या बहुत ज्यादा हो गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट का तात्पर्य होता है कि हमको दुनिया के किसी भी देश में यदि कोई पेमेंट मोड अपनाना है तो वो डॉलर मोड अपनाना है। और डॉलर हम कैसे प्राप्त करते हैं? डॉलर प्राप्त करने के लिए हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में डॉलर प्राप्त करते हैं। उससे आयातित वस्तु का भुगतान किया जाता है। हमारे देश में ज्यादा अधिक निर्यात तो थे नहीं, परिणाम स्वरूप हमारे पास डॉलर की मात्रा भी कम थी। जब डॉलर की मात्रा कम थी तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश को इंपोर्ट के लिए प्रॉब्लम्स होने लगी और हमने कहते हैं देश के स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोने की 47 टन की राशि जमा करने के लिए हमको बाध्य किया गया। इस प्रकार जो आईएमएफ ने हमारे पास वसूली संधि रखी थी, जो हमारे पास एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत हमको कुछ विदेशी मुद्रा हमारे पास बची हुई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थित आर्थिक पुनर्संगठन के एक दृश्य की कल्पना वास्तव में भारत के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था कि कब तक हम अपने गोल्ड को इंटरनेशनल बैंक्स में रखेंगे और उसके परिणाम स्वरूप वहां से डॉलर लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट करेंगे। यदि हमारे निर्यात नहीं बढ़ेंगे, यदि हम आयात को नहीं रोकेंगे, तो हम इस प्रकार का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म करना अनिवार्य हो गया था और इसी के तहत हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को एक्सेप्ट भी किया। और ये रिफॉर्म वास्तव में अर्थव्यवस्था की डायरेक्शन को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। जब हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 की, 24 जुलाई जो 1991 में प्रारंभ हुई थी, इसके वास्तव में बीज 1980 के दशक में ही पड़ गए थे। हमने अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे करके ओपन करना प्रारंभ कर दिया था। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बीज या कहां से सूत्रपात हुआ, तो वास्तव में ये 1980 के दशक में वास्तव में इसका सूत्रपात हुआ, लेकिन इसकी पॉलिसी जो आकर के बनी वो 1991 पर ही बन पाई। इसके अंतर्गत जो हमने मॉडल एक्सेप्ट किया वो 3 प्रकार का मॉडल था। फर्स्ट मॉडल हमारा था, हमको उदारीकरण के विषय में, निजीकरण के विषय में और वैश्वीकरण के विषय में एक ठोस नीतियां तैयार करना। ये वास्तव में ये 3 नीतियां थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीतियां थी। ये 3 नीतियां ही अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगी और इंपोर्ट को डिक्लाइन करेंगी। तो इस प्रकार ये जो तीनों नीतियां थी, इन तीनों नीतियों को हम एलपीजी मॉडल के नाम से जान सकते हैं। अर्थात एलपीजी मॉडल कौन सा मॉडल है? तो उदारीकरण का तात्पर्य, पहले अर्थव्यवस्था में कोई भी उद्योग लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लाइसेंस के लिए आवेदन करोगे। आवेदन करने के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रथम आओ पहले पाओ की स्थिति के आधार पर लाइसेंस प्रदान करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो पूंजीपतियों के पास अधिक पैसे होते थे वो दिल्ली में अपने मुख्यालय खोले हुए थे, ताकि फॉर्म रिलीज होते ही इनके एजेंट वहां पर जाएं, फॉर्म लें और फॉर्म वहीं पे फिल करके वहीं पर सबमिट कर दें। जबकि एक आम आदमी जो बहुत दूर से, मान लीजिए कोई कन्याकुमारी तमिलनाडु से जर्नी करेगा और दिल्ली पहुंचते पहुंचते वहां पर वास्तव में सारे फॉर्म समाप्त हो जाएंगे। तो वास्तव में उदारीकरण, लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त होना बहुत अनिवार्य हो गया था और उदारीकरण की प्रक्रिया को हमको एक्सेप्ट करना भी अनिवार्य हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जब हमने उदारीकरण की प्रक्रिया को एक्सेप्ट किया तो उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हमें उदारीकरण के रूप में एक मॉडल प्राप्त होता है। इसका सीधा तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार का उदार रवैया, लिबरल रवैया, अर्थात इकोनॉमी में
कोई इंटरफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करेगी और इसके परिणाम स्वरूप ऑटोमेटिक पावर्स होंगी जो इसमें काम करेंगी और किसी को लाइसेंस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा था हमारा निजीकरण, और निजीकरण का तात्पर्य यह था कि अर्थव्यवस्था में पहले सामाजिक, हमने कहा ना कि जब हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया था, अर्थात समाजवाद की स्थापना की हमने बात कही थी। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया, क्योंकि सरकार की बहुत अधिक मनी सार्वजनिक क्षेत्र में लग गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तव में रिटर्न इनकम कम थी और गवर्नमेंट के पास नए सेक्टर्स लगातार आते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप सरकार ने निजी क्षेत्र में एंट्री करने के लिए सोचा और परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों को, निजी क्षेत्र के कुछ शेयर्स को, कुछ पार्ट्स को बेच दिया ताकि निजी क्षेत्र उस सेक्टर में आए और वर्क करे, और इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूंजी वहां से खाली हो गई और उस पूंजी को अदर जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। इस प्रकार हमने निजीकरण के कॉन्सेप्ट को अपना लिया, अर्थात अब पूंजीपति अपने पूंजी का निवेश कर सकते हैं। और तीसरा था वैश्विक मॉडल। वैश्वीकरण मॉडल के अंतर्गत हमारी बॉर्डर में टैरिफ जो होते हैं, आयात निर्यात शुल्क, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात और आयात दोनों की नीतियां, मतलब कि हमारे पास बहुत ही अधिक लिबरल नहीं थी, अर्थात सरकार भारी भरकम टैक्स लगाती थी ताकि कोई भी प्रोडक्ट हमारी अर्थव्यवस्था में ना आए बाहर से, ना हमारी इकोनॉमी का कोई प्रोडक्ट बाहर जाए, अर्थात हम अपने आप को एक कमरे में जैसे बंद करके रखे हुए थे। परिणाम स्वरूप जब हम एक कमरे में अपने आप को बंद कर देंगे तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और उस समस्या का नाम क्या कहलाएगा? वो समस्या कहलाएगी कि इकोनॉमी वीक होती जा रही है। इसलिए हमको अपने देश के दरवाजों को ओपन करना था, विश्व मार्केट के साथ एकीकरण करना था, जो वास्तव में वर्तमान में आवश्यकता बन गई थी भारत की, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पर अपने मार्केट को ओपन करें और हमारे प्रोड्यूसर वर्ल्ड लेवल पे अपने उत्पादों को बेचें, ताकि विदेशी मुद्रा तेजी से हमारे पास अर्न हो। इसकी एक कमियां भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। कमियां ये हैं कि अगर वर्ल्ड मार्केट हमने ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत खोल दिया तो विश्व के वास्ट मशीनें, टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव्ड है, हो सकता है कि हमारी मशीनें, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट उनके सामने सामना ना कर पाए। परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था सारी तरह से चौपट हो जाएगी कि हम उनके प्रतियोगिता के लिए नहीं है। लेकिन यदि हमारी सरकार की नीतियां बहुत अच्छी रही तो उसके परिणाम स्वरूप हम वर्ल्ड लेवल की कंपनियों से कंपटीशन करेंगे और वर्ल्ड लेवल, पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। तो इस प्रकार ये तीन नीतियां अपनाई गई और इन तीन नीतियों को ही हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी के नाम से जान सकते हैं, ताकि विश्व में हम अपने प्रोडक्ट को, वस्तुओं को, तकनीक को, ज्ञान को दूसरे देशों तक पहुंचा सकें और दूसरे देशों से इन सभी चीजों को ले सकें। इसी को हम वास्तव में एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार उदारीकरण सरकार के नियमों में आई कमी को दर्शाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ और ये एक प्रकार का वित्तीय सुधार को दर्शाता है। इससे हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म हुए, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ा और इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत अन्य कई चीजें भी इंप्रूव्ड हुई। तो ये डेट आपको बहुत अधिक याद रखनी है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब प्रारंभ हुआ, तो आपको 24 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुआ, ये याद रखना है। तो इस प्रकार हमारे पास उदारीकरण के विषय में जाने। अब हम जाते हैं निजीकरण के रूप में। अच्छी तरह से निजी क्षेत्र के लिए व्यापार और सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र जो उसमें गवर्नमेंट पहले से वर्क कर रही थी, जैसे एयरपोर्ट सेक्टर्स, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस, जैसे आपका रेलवे, जैसे आपका टेलीफोन। तो इन सेक्टर्स में ये सार्वजनिक क्षेत्र थे या सरकारी क्षेत्र थे, इसमें निजी क्षेत्रों को भी परमिशन दी गई कि आप आइए, अपना उत्पाद या इस क्षेत्र में बनाइए और वर्ल्ड लेवल पर बेचिए। से स्वामित्व के हस्तांतरण में निजी संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाता, अर्थात सरकारी क्षेत्र से जो हम ये किसको भेज देंगे, किसके पास ट्रांसफर कर देंगे, निजी क्षेत्रों के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीज इसमें दिखाई गई। अब हम देख रहे हैं कि
जो हमारे पास ये न्यू एलपीजी पॉलिसी हुई, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? उदारीकरण, भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों पर प्रकाश डाला, जो नीचे दिए गए हैं। इतनी चीजों पे हमको वास्तव में काफी इकोनॉमी सरल हो गई और इकोनॉमी में इन चीजों को काफी इम्प्रूवमेंट इन चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट देखा गया। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते विश्व लेवल पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत स्ट्रांग थी। टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होने के कारण, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप जब हमने ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया, तो उसके परिणाम स्वरूप हम वर्ल्ड लेवल से ये भी तो हम नहीं कह सकते कि कृपया आप हमको टेक्नोलॉजी दीजिए। तो जब हमने एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया, तो सबसे पहले हमको बेनिफिट हुआ विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में क्यों फायदा हुआ? इसके परिणाम स्वरूप विश्व की वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी में एग्रीमेंट हुआ कि आप हमको ये टेक्नोलॉजी दीजिए, ताकि हम बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करें और हमारी भी इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बना सके। तो इससे हमारे देश के पूंजीपतियों को बहुत अधिक लाभ हो गया। दूसरा था विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का तात्पर्य है कि इकोनॉमी में, अब ये देखिए, विदेशी निवेश का मतलब होता है कि अब वर्ल्ड, क्योंकि भारत के पूंजीपतियों के पास इतना अधिक पैसा नहीं था कि वो बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट की एक और भी विशेष बात होती है कि इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें रिटर्न तुरंत नहीं आता है। जैसे रोड पर किया गया इन्वेस्टमेंट, जैसे एयरपोर्ट्स में, एयरपोर्ट बनने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, और अर्थात 10 साल तक आपका रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल, यानी उस कैपिटल से मिलने वाली आय शून्य के बराबर होती है। तो अतः आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में रिटर्न फ्रॉम द इनकम जहां पर बहुत अधिक कम होती है, वहां पर पूंजीपति इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। विश्व लेवल के वास्तव में तकनीकी कौशल, ज्ञान, इन सब की आवश्यकता थी। वो एफडीआई के रूप में हमारे पास आई और विदेशी पूंजी हमारे देश में लगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे कई सेक्टर तेजी से डेवलप हुए। तो इससे एक और फायदा हुआ कि हमारा तेजी से देश में विदेशी निवेश बढ़ने लगा। अगला था हमारे पास एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो 1969 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में जब भी ये जो एमआरटीपी एक्ट था, इसके अंतर्गत यदि कोई भी वस्तु या कोई भी कंपनी अपना उत्पाद पूरे मार्केट में यदि 24 या 25% तक कब्जा कर लेता, यानी 1/4 तक कब्जा कर लेता था, तो उसको अग्रिम लाइसेंस नहीं दिया जाता था। अर्थात यदि आपकी कंपनी ज्यादा अधिक मार्केट में एग्रेसिव मोड पे काम कर रही है, अर्थात ज्यादा तेजी से बेनिफिट काम कर रही है, या ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट कैप्चर ज्यादा कर रही है, तो एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत आपको मोनोपोली बनने की छूट नहीं देती थी। अर्थात आपको फिर इस नियम के अंतर्गत आपको अग्रिम लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। इसके एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया गया। मान लीजिए टाटा, बिरला या मफतलाल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, इस समय आपके पास अडानी समूह है, ये बहुत अधिक मात्रा में निवेश करती है। निवेश करने के परिणाम स्वरूप मार्केट का बहुत अधिक शेयर इनके पास हो जाता है। तो एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत ये इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं कर सकते थे इंडिया में, तो ये लोग अपनी सारी पूंजी लेकर के अन्य विश्व के अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट करने चले जाते थे, जिससे भारत को विदेशी पूंजी, जिससे भारत को पूंजी की काफी क्षति हो जाती थी। इसलिए एमआरटीपी अधिनियम को इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया, इसमें सुधार करके प्रतियोगिता आयोग बनाया गया। और प्रतियोगिता आयोग का तात्पर्य था कि देखना है आपको कि कौन सी कंपनी कोई प्रतियोगिता में अड़चन तो नहीं डाल रही है, या मार्केट के स्ट्रक्चर को भंग तो नहीं कर रही है। सपोज दैट आपने फ्लिपकार्ट से कोई कमोडिटी मंगाई, फ्लिपकार्ट ने दिखाया कुछ और, दिया कुछ और, तो ये प्रतियोगिता का वास्तव में हनन है। अर्थात मार्केट में प्रतियोगिता नहीं कर रहा है। आपने फ्लिपकार्ट ने दिखाया कि 150 रुपए का लैपटॉप लीजिए, लेकिन जब आपने उसको बुकिंग कर दिया, बुकिंग करने के बाद 1 हफ्ते बाद आपको मैसेज ये आता कि नहीं, आपका ये 150 रुपए का लैपटॉप बुकिंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारे पास ये स्टॉक खत्म हुआ। तो नहीं, अगर आपने डिस्प्ले किया है, प्रॉपर गाइडलाइंस आपने फॉलो किया है, तो अब आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने
उस जब हमने बुकिंग किया उस वक्त तो आपने दिखाया कि हमारे पास स्टॉक्स में है, लेकिन बाद में आपको ने स्टॉक्स में नहीं दिखा। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है। तो एग्जाम्पल्स को लेकर के एमआरटीपी एक्ट ये बताता था कि पहले किसी भी कंपनी जो बहुत अधिक ग्रोइंग थी, 1/4 जिसका मार्केट हो जाता तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता था। वर्तमान में प्रतियोगिता कानून ये कहता है कि हम आपको लाइसेंस प्रदान करेंगे, लेकिन प्रतियोगिता को आप बाधित नहीं करेंगे। आप गलत तरीके से कच्चे माल को नहीं लेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ेंगे, आपको टर्म एंड कंडीशन को डिस्प्ले करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास विश्व लेवल की जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, नेटमेट है, इस तरह की कंपनियां वास्तव में प्रतियोगिता करती हैं। प्रतियोगिता करने के बाद तब ये अपने आप को मार्केट में बहुत प्रॉपरली तरीके से इन्वॉल्व की हैं और वर्क कर रही हैं। इसलिए जानती हैं कि गवर्नमेंट कंपटीशन लॉ के अंतर्गत उन पर मॉनिटरिंग कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है ताकि कोई कमी ना आने पाए। नेक्स्ट है औद्योगिक लाइसेंस में ढील। औद्योगिक लाइसेंस में ढील का तात्पर्य होता है कि पहले क्या तो कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके अब लाइसेंस आप आसानी से ले सकते हो। इसके लिए क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पहले पाओ वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगली बात हमारे पास है निजीकरण की सामूहिक चर्चा। निजीकरण की सामूहिक चर्चा का तात्पर्य ये होता है कि अब हम निजीकरण मतलब जैसे किस मान लीजिए रेलवे हमने कैंटीन्स को निजीकरण कर दिया, इससे वहां की पूंजी हमारे पास आ जाएगी। मान लीजिए सिग्नल के लिए हमने सिग्नल जो एजेंसी है, जैसे लंदन में चलने वाली जो ट्रेन है उसका सिग्नल मान लीजिए इंडिया से ऑपरेट होने लगे, तो ये भी एक प्रकार का प्राइवेटाइजेशन है। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई कंपनी वर्क करती है, मान लीजिए कोई एटीएम कार्ड का वर्क करता है, उसको ऑपरेटिंग सिंगापुर से होने लगे, तो इस प्रकार जब अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में किसी एक भाग में निजी क्षेत्र को इन्वॉल्व कर दिया जाता तो उसे हम निजीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में हम देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत आपके रिलायंस की एंट्री हुई। इन्होंने क्या किया, बिलिंग का काम प्रारंभ किया, तो ये निजीकरण हुआ। अगला विदेशी व्यापार के लिए अवसर। विदेशी व्यापार इससे तेजी से बढ़ेगा क्योंकि लिबरलाइज इकोनॉमी है। दूसरा प्राइवेटाइज है। थर्ड ग्लोबलाइज है, इससे तेजी से इकोनॉमी बढ़ेगी। मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए कदम कर सुधार। और जो हमारे पास टैक्सेशन पॉलिसी है, जो टैक्स पॉलिसी होती है, क्योंकि टैक्स पॉलिसी के कारण ही इकोनॉमी में हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज्यादा है तो हम टैक्स बढ़ा देंगे, और इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन कम है तो टैक्स हम घटा देंगे। तो इस प्रकार हमको टैक्स रिफॉर्म के जरिए मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है ताकि इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सके। वो एलपीजी के बाद ही संभव हो पाए। लाइसेंस परिमार्जित राज का उन्मूलन, अर्थात जो लाइसेंसिंग सिस्टम था हमारी इकोनॉमी में, बिना लाइसेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। लाइसेंस वो भी कुछ निजी घरानों को ही प्रदान किए जाएंगे, वो सिस्टम को वास्तव में इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखें कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत हमारी कई चीजें इंप्रूव्ड हुई। इस प्रकार हमने आर्थिक माहौल भी कारोबारी माहौल कहा जाने लगा, दूसरे स्थान पर उपयोग किया जाने लगा। हमारे देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने उद्योगों, केंद्रीय योजना तथा राज्य द्वारा नियंत्रण और निजी क्षेत्रों को कम महत्व सहित कई कदम उठाए। इस प्रकार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनको अर्थव्यवस्था के अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए इस तरह के कार्य किए गए। जीवन स्तर बढ़ाने में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, गरीबी, भूमि पीछा कम करने और तेजी से आर्थिक विकास को आरंभ करने के लिए इस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत अधिक जरूरत रही। आत्मनिर्भर बनने, भारी और बुनियादी उद्योगों पर जोर देने के साथ साथ मजबूत औद्योगिक आधार स्थापित करने के लिए भी एलपीजी पॉलिसी की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार साल 2003 से 8 के दौरान हमारे देश ने अब तक सबसे शानदार विकास दर दर्ज किया है। इकोनॉमिक में ग्रोथ देखी गई, अर्थात इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया। किसका? एलपीजी पॉलिसी का। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर औसतन 8-9% सालाना रही, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंप्रूव हुई। जो 4-5 रहती थी, अब 8 या 9% पर ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ
होने लगी, परंतु 7-8 में पश्चिमी अर्थव्यवस्था से शुरू हुई महामंदी, क्योंकि हमको याद है कि जब हमारे कैपिटलिस्टिक देश यूरोप और अमेरिका से स्टार्ट हुई जो महामंदी थी, उसका अर्थव्यवस्था में इम्पैक्ट पड़ा। 2018 से 12 के दौरान भारत की विकास दर 6.7 से 8.4% के बीच झूलती रही और 2012 के यूरोजोन संकट के कारण आंशिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर मैन्युफैक्चर एवं खेती के क्षेत्र में ठहराव की वजह से विकास दर और भी नीचे चली गई। हमने ये देखा, शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में रिफॉर्म एलपीजी के बाद बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जब यूरोपियन देशों में, अमेरिकन देशों में मंदी दिखाई पड़ी तो उसका इम्पैक्ट भी भारत पर दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि एलपीजी की पॉलिसी अर्थव्यवस्था को नई दिशा और दशा देने के लिए सफल रही। हम थैंक्स कहना चाहेंगे और ये आपका संपूर्ण मैटर विकिपीडिया पे आप देख सकते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अंतर्गत हमने विकिपीडिया का इस लेख को वास्तव में ब्रीफिंग किया है और आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि आप समझ सकें। इसके लिए कई भी और टेक्स्ट बुक्स में आप देख सकते हैं, जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमी पर दत्त सुंदरम की बुक है, मिश्रापुरी की बुक है, जो हो सकता है राइटर चेंज हो, हिमालयन पब्लिकेशन की एक है और वेस्टर्न पब्लिकेशन से एक है। आप इसके विषय में और गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शैलन कुमार सिंह, थैंक यू।